यकीन रखती है। अगर हमें कम करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ऊंचाई बजा देते हैं। डरता नहीं हूँ That I will be president for all Americans. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे पनामा GIT के हवाले से, जिसके 60 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं और अब फाइनल रिपोर्ट जमा करवाने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। धरने हैं उसकी आड़ में साजिश करते हैं, एहतसाब की आड़ में आप साजिश करते हैं और कभी GIT के पीछे छुपते हैं। ये आपने कहा ना कि आप किधर देखते हैं नवाज शरीफ को, मैं उसको अडियाला जेल में देखता हूं। पनामा केस की तहकीकात करने वाली GIT के 60 दिन आज मुकम्मल हो गए हैं और 10 जुलाई की फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाने में अब GIT के पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। 60 दिन तो मुकम्मल हो गए हैं GIT के, लेकिन कतरी खतूत की तफ्तीश और तस्दीक अभी तक नामुकम्मल है और शरीफ फैमिली का जितना भी केस है पनामा के हवाले से वो कतरी खतूत पर ही बुनियाद करता है। 2 कतरी खतूत, जिसमें से एक 5 नवंबर 2016 को सामने आया और दूसरा 22 दिसंबर 2016 को सामने आया। इस हवाले से GIT ने कुछ 4 खत कतरी शहजादे को लिखे, जिसमें बार बार ये कहा गया कि वो बयान रिकॉर्ड करवाएं, मजीद दस्तावेजात दें, जिसके लिए उन्हें बहुत सी ऑप्शन भी दी गई, जिसमें से एक था कि वो पाकिस्तान तशरीफ ला सकते हैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए और तफ्तीश के लिए, और एक ऑप्शन ये भी थी कि वो कतर में पाकिस्तानी सिफारत खाने में अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। लेकिन GIT की तरफ से लिखे गए कतरी शहजादे को 4 खतूत का भी कोई जवाब न आया और अब आज की खबर यह है कि 4 जुलाई को GIT ने कतरी शहजादे हमद बिन जासिम को एक और खत लिखा और ये अपनी तरह का खत था, जिसमें कहा गया कि GIT ने कतरी खतूत की न सिर्फ तस्दीक करनी है बल्कि तफ्तीश भी करनी है, और चूंकि कतरी शहजादे सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार और GIT के दायरे इख्तियार को तस्लीम कर चुके हैं, इसलिए उन पर पाकिस्तानी कवानीन का इत्तलाक होगा और इसके लिए या तो वो पाकिस्तान तशरीफ लाए या फिर कतर में पाकिस्तानी सिफारत खाने में तफ्तीश करवा लें और जितना भी जवाब है वो दे दें और असल दस्तावेजात भी दे दें। GIT ने इस बात के लिए अफसोस का इजहार भी किया है कि बावजूद इसके कि कतरी शहजादे को बार बार राबिता किया गया, लेकिन उनकी तरफ से जवाब में ताखीर हुई। GIT ने तंबीह की है, खबरदार किया है कि अगर कतरी शहजादे अपने इस मौकिफ को बरकरार रखते हैं, तफ्तीश नहीं करवाते, तस्दीक नहीं करवाते, तो फिर कतरी खतूत की ना सिर्फ साख बल्कि उनकी शहादत भी मुतासिर हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट में जो 10 जुलाई को फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवानी है GIT ने, वो कतरी खतूत के बगैर ही सबमिट करवा दी जाएगी, जिस पर जो शरीफ फैमिली का केस है जो कि कतरी खतूत पर ही बुनियाद करता है, वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। GIT ने एक बार फिर से ऑप्शन दी है कतरी शहजादे को कि वो अपना जवाब ईमेल कर दें या फैक्स कर दें और जो असल दस्तावेजात हैं वो कोरियर कर दें। इसके जवाब में जराये के मुताबिक कतरी शहजादे की तरफ से जवाब भी आ चुका है, जो कहते हैं कि वो सफारत खाने नहीं जा सकते क्योंकि उन पर पाकिस्तानी कवानीन का इत्तलाक नहीं होता। कतरी शहजादे ने सुप्रीम कोर्ट के और GIT के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया है और चूंकि वो अपनी साबिका पोजीशन रखते हैं, आला ओहदों पर वो तैनात रहे हैं, जिसमें कतर के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो कतर के वज़ीर ख़ारिजा भी रहे हैं, तो इस हवाले से भी कतरी शहजादे हमद बिन जासिम
मुनासिब नहीं समझते कि वो पाकिस्तानी सफारत खाने जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं। इसके अलावा जो हुसैन नवाज साहब की तस्वीर लीक हुई JIT सेशंस में, ज़राए के मुताबिक कतरी शहजादे को उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो नहीं चाहते कि कोई खुदा न खास्ता ऐसा ही वाक़या उनकी तफ्तीश के दौरान भी या उनसे तस्दीक के दौरान भी दरपेश ना हो जाए। अब मामला ये है कि 10 जुलाई को 2 दिन के बाद JIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट तो सबमिट करवा देनी है, और अगर कतरी खतूत की तस्दीक नहीं होती तो फिर उसके बगैर ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवा दी जाएगी, जिसके तहत शरीफ फैमिली के केस में काफी मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि शरीफ फैमिली का मुकम्मल केस कतरी खतूत पर बुनियाद करता है। इसीलिए इमरान खान साहब ने भी आज कहा, जब उनसे यह सवाल किया गया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, कि JIT की तहकीकात के हवाले से वो क्या समझते हैं, कतरी खतूत की तस्दीक के हवाले से वो क्या समझते हैं, और क्या समझते हैं कि लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन है, और अगर कतरी खतूत की तस्दीक नहीं होती तो उसके बाद वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का क्या मुस्तकबिल होगा। इमरान खान साहब ने क्या कहा, सुनिएगा। ये जो JIT है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि अल्लाह करे कि ये JIT असल टेस्ट करके ले आए कि असल मालिक अगर मरियम निकलाती हैं, इनका केस ही खत्म हो जाता है। एक तरफ इमरान खान साहब ने आज यह कहा, उधर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने हवेली बहादुर शाह में पावर प्लांट के पहले यूनिट का इफ्तिताह करते हुए एक बार फिर साजिश का जिक्र किया, और ये पहली बार था कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ JIT के हवाले से, जबकि उसके 60 दिन मुकम्मल हो गए हैं, इतना खुल के बोले हैं। उन्होंने अपने मुखालिफिन को मुखातब करते हुए कहा कि कभी वो धरने की आड़ में साजिश करते हैं, कभी एहतसाब की आड़ में साजिश करते हैं, और कभी JIT की आड़ में छुप जाते हैं, कभी JIT के पीछे छुप जाते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने खुद पहली बार खुलकर JIT पे इस तरह से तनकीद की है। इसके अलावा एक एस्पेक्ट ये भी है कि नून लीग की तरफ से जो JIT पे तनकीद की जा रही है, तो इसी JIT में मुल्की इदारे, जिनमें हसास इदारे भी शामिल हैं, ISI और MI, जो कहीं ना कहीं जाके फौज से कनेक्ट होते हैं, वो भी शामिल हैं। तो जब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि JIT की आड़ में छुप के कोई साजिश कर रहा है, तो क्या वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ये भी समझते हैं कि जो मुल्की इदारे हैं, जिनमें हसास इदारे भी शामिल हैं, जो कि फौज के मातहत हैं, जो कि फौज के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो भी इस साजिश में मुलव्वस हैं? क्योंकि अब तक की अगर तमाम तर तफसीलात देखी जाए, तमाम तर कार्रवाई देखी जाए, तो JIT में शामिल तमाम इदारों ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक ही काम किया है, आर्टिकल 45 और 190 के तहत ही काम किया है। तो जब नून लीग JIT को तनकीद का निशाना बनाती है, आज वज़ीर आज़म साहब ने पहली बार खुल के JIT को तनकीद का निशाना बनाया है, तो क्या ये मुल्की इदारों, जिनमें सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं, क्या उनको भी कोई पैगाम है? इसी हवाले से सवाल करेंगे। मेरे साथ हैं मुमलिकत बराए इत्तलात और नशियात मरियम औरंगजेब साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहला सवाल कतरी शहजादे के हवाले से, क्योंकि शरीफ फैमिली का जितना भी केस है वो कतरी खतूत पर बुनियाद करता है। आपका तमाम केस कतरी खतूत की बुनियाद पर ही खड़ा है। कतरी शहजादे पाकिस्तान तशरीफ नहीं ला रहे, सिफारत खाने भी वो कतर में तशरीफ नहीं ला रहे, JIT इस वक्त तक तो कतर नहीं गई और कह चुकी है कि अगर कतरी शहजादे तस्दीक और तफ्तीश नहीं करवाते तो फिर कतरी खतूत के बगैर ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो फिर शरीफ फैमिली के केस में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मरियम साहिबा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, सबसे पहले तो जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बात कही हमद बिन जासिम के बारे में, उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी कि मुश्किलात जो हैं, तब अगर तो JIT जो है वो जो हमद बिन जासिम की स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड नहीं कराती, तो इसमें मुश्किलात खड़ी शरीफ खानदान के लिए नहीं होती बल्कि JIT खुद के लिए होती है। और JIT अगर आप उस पर सिर्फ JIT को फोकस करें तो उसके जो मुतनाज़ा होने की जो बात है वो मीडिया ने, आज़ाद मीडिया है, उसने खुद उठाई है। उसके बाद हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन के जरिए आइन और कानून के रास्ते को इख्तियार करते हुए अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को रिकॉर्ड कराया। उसके बाद अगर आप देखें, तारिक शफी साहब की एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है, जिसके अंदर जो JIT के मेंबरान का, और दूसरी बात ये कि जो हमद बिन जासिम है उनका शरीफ खानदान और जो मरहूम मियाँ शरीफ है
उनके बिजनेस जो उन्होंने कहा कि मेरे वालिद के साथ बिजनेस था और उसके बाद सेटलमेंट्स थी, और उसको उन्होंने एक लेटर लिखा जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कराया गया। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बयान है वो कतर के हमद बिन जासिम का है। तो एक सवाल उठता है, और ये सवाल सबके जहनों में उठता है कि JIT ने तमाम लोगों को बुलाया जिनका पैनामा लीक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, और लेकिन उस शख्स को जिनका लेटर, जिसके ऊपर आपने देखा कि बहुत ज्यादा सियासत भी हुई मुखालफीन की तरफ से भी, और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये लेटर को दाखिल कराया गया, तो मेरे ख्याल में हर जो एक जहन है वो ये सवाल जरूर उठाता है कि JIT ने सबसे पहले हमद बिन जासिम की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड क्यों नहीं कराया। मरियम साहिबा, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी। मरियम साहिबा, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखूंगी। 5 मई को JIT तश्कील दी सुप्रीम कोर्ट ने। 13 मई को JIT ने पहला खत लिखा कतरी शहजादे साहब को, दूसरा 24 मई को लिखा, फिर 22 जून को लिखा, और अब 4 जुलाई को लिखा। तो सबसे पहले तो राबिता ही कतरी शहजादे से किया गया, लेकिन उनकी तरफ से जवाब में ताखीर आई, जो कि 4 जुलाई के खत में भी JIT। वरीदा, बहुत ही अच्छा होता कि आपने जो तसलसल बताया है खतूत का, उनकी खतूत की डिटेल में भी अगर आप जाएं कि वो पहला खत क्या था, कि आप कैसे वो बयान जमा रिकॉर्ड करवाना चाहते थे। देखिए, इसमें एक बड़ी ही बारीकी की लाइन ये है गरीदा कि पाकिस्तान के वजीर आजम तीसरी दफा मुंतखब ने पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी और पाकिस्तान की आवाम के एतमाद के लिए जो झूठे इल्जाम उन पर लगे, उसके लिए कानून के आगे अपने आप को और अपनी पूरे खानदान को पेश किया। अब जो भी उसके बाद कानूनी प्लेटफॉर्म बनता है, उसको भी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अब आप अगर ये देखें कि जो खतूत जिनका आप जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल राब्ता किया, लेकिन किस कानून के तहत हमद बिन जासिम जो है वो पाकिस्तान आकर रिकॉर्ड बयान कराएं, पहला खत। दूसरी बात, आपने एक दूसरे खत का जो जिक्र किया कि कौन सा ऐसा कानून है जो हमद बिन जासिम को ये बावर मतलब उनको ये करता है कि वो यहीं आकर बयान रिकॉर्ड कराएं और JIT वहां नहीं जाएगी। हमने तारीख में भी देखा, हमने रीसेंट पास्ट में भी देखा कि जो JITs बनती हैं वो दुनिया में किसी जगह के ऊपर भी अगर जहीं से बयान रिकॉर्ड कराना है, ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं कि वहां जाके JITs रिकॉर्ड कराए जाते हैं। लेकिन इस तरह की अभी आखिरी खत की अगर आप लैंग्वेज देखें गरीदा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आखिरी खत में ये लिखा है कि हम वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहते हमद बिन जासिम से, हम मगर इसके अलावा हम इन्वेस्टिगेट या /इंक्वायरी जो है वो करना चाहते हैं। तो किस कानून के तहत हमद बिन जासिम से इन्वेस्टिगेशन और किस चीज की? पहली बात है, उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये इंडोर्समेंट की। मरियम साहिबा, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं खत्म कर लूं, एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आऊंगी आपके पास। मरियम साहिबा वापस आएंगे और बात करेंगे कि कतरी शहजादे किस कानून के तहत उनसे इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, क्या पाकिस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट कतरी खतूत के बगैर जाएगी या शामिल करके जाएगी। बात करेंगे मरियम औरंगजेब साहिबा से एक ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ हैं वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगजेब साहिबा। मरियम साहिबा, क्या कतरी शहजादे पाकिस्तान आ रहे हैं, या क्या नून लीग या शरीफ फैमिली समझती है कि JIT को कतर अब जाना चाहिए, जबकि 2 दिन बाकी रह गए हैं, वरना JIT कह चुकी है कि कतरी खतूत के बगैर ही वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवा देगी। क्या कतरी शहजादे आ रहे हैं पाकिस्तान? गरीदा, इसमें मैं जैसे आपको पहले सेगमेंट में बता चुकी हूँ कि अगर तो ये JIT की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई हमद बिन जासिम के बयान के बगैर, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान JIT को खुद होगा। और वो इसलिए क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो लेटर था कतर का, और वो इस्टेब्लिश करता है बिजनेस वेंचर को बिटवीन मियां शरीफ और उनके वालिद को। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी कि जो लेटर्स जिनका अभी आपने जिक्र किया, और ये अभी एक डिबेट को खत्म होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का कानून और आइन ये इजाजत देता है, और एक ये तरीका होता है कि आपने अगर रिकॉर्ड कराना है किसी मुल्क से बाहर, तो स्काइप के जरिए भी रिकॉर्ड किए जाते हैं बयान। अगर आपने रिकॉर्ड कराना है तो अब आप वहां जाकर उनसे रिकॉर्ड करा सकते हैं। और क्योंकि देखिए, इस वक्त रिपोर्ट देनी है JIT ने, तो रिपोर्ट में JIT ने ये रिकॉर्ड कराना है बयान, क्योंकि अगर आप लेकिन JIT ने आज ऑप्शंस दिए ना कि ईमेल कर दें या फैक्स कर दें अपना जवाब, और जो असल दस्तावेजात हैं वो कोरियर कर दें। ऑप्शन तो आज भी दिया JIT ने।
हाँ, तो अगर देखें, अगर बयान और जो तरीका है, ये चीज पहले खत में, और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो खत है वो जो शरीफ फैमिली के लिए जो ऐसे लेटर्स जो कि उनके प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर वो तमाम समन है जब शरीफ फैमिली को बुलाया जाता है, वो भी लीक हो जाता है। उसके बाद वो तमाम खत जो है जो JIT लिखती है कतर के हमद बिन जासिम को, वो भी लीक हो जाता है। और उसके बाद हुसैन नवाज की तस्वीर भी लीक हो जाती है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिन पे सवालिया निशान उठते हैं और उठाए जा रहे हैं, और वो तहफ्फुजात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराया जा रहा है। जैसे मैंने पहले कहा कि कोई भी तरीका जो आईन और कानून के मुताबिक होगा, और हमद बिन जासिम एक खत जो है वो एक एविडेंस है, और ये कानून इजाजत देता है। और इसकी अगर वेरिफिकेशन करानी है कि वाकई ये खत उन्होंने लिखा है और जो खत में लिखा है वो उनका बयान है, ये बड़ा सिंपल है। तो वेरिफिकेशन नहीं कर देना, सिर्फ खुतूत की वेरिफिकेशन नहीं, इन्वेस्टिगेशन भी करनी है। तो क्या हमद बिन जासिम खुतूत की वेरिफिकेशन प्लस इन्वेस्टिगेशन के लिए राजी हैं, तैयार हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो है वो ओपन एंडेड नहीं हो सकती। ऑलरेडी मैं समझती हूँ JIT तजावुज कर रही है, लेकिन जिस तरह वजीर आजम ने पहले दिन ही JIT की तश्कील पे और जो तमाम तहफ्फुजात थे उनको चैलेंज नहीं किया, क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा था कि वजीर आजम किसी तरह भी एहतसाब से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो वजीर पहले दिन से नहीं किया, लेकिन आज 60 दिन मुकम्मल होने पे वजीर आजम साहब ने JIT को चैलेंज कर दिया। आज पहली बार वजीर आजम साहब ने पब्लिकली JIT को चैलेंज किया। फरीदा, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब देने से पहले मेरा एक ये सवाल है कि आज जो ऑप्शंस दी जा रही हैं हमद बिन जासिम को, वो पहले हफ्ते क्यों नहीं दी गई? आज तो कंक्लूजन के ऊपर है ना, 2 दिन रह गए हैं। और ये तमाम चीजें, अगर किसी चीज की वेरिफिकेशन करानी है, किसी चीज को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है, किसी चीज को फर्दर प्रोब करना है, वो आखिरी 2 दिन क्यों? वो पहले हफ्ते लिखकर ये तमाम चीजें, तमाम ऑप्शंस पहले ही बता दी जाती, बात खत्म हो जाती। आज हम इस डिबेट में ना पड़ते, पहले दिन वो सब तमाम दस्तावेज जो JIT को चाहिए थे वो तमाम आ जाते। तो ये तमाम, और जैसा कि JIT ने कहा कि अगर कतरी खुतूत की तस्दीक और तफ्तीश नहीं होती तो उसके बगैर ही JIT सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करवा देगी। तो क्या ऐसे में शरीफ फैमिली नून लीग JIT की रिपोर्ट को तस्लीम करेगी? मरियम साहिबा, ऐसे में पाकिस्तान की अवाम, जिन्होंने पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ को तीसरी दफा मुंतखब वजीर आजम बनाया, वो ही इस JIT की रिपोर्ट को तस्लीम नहीं करेगी, बशमूल शरीफ फैमिली एंड नून लीग। देखिए, ये तो हर सवाल है ना। अब आपके खिलाफ अगर कोई केस हो, मेरे खिलाफ कोई केस हो, मेरा गवाही पेश ना हो तो और मेरे केस का फैसला आ जाए, ये तो कानून के तकाजे हैं, ये कानून कवानीन है पाकिस्तान के, उनके मुताबिक ही कोई फैसला। मरियम साहब, आज ही 60 दिन मुकम्मल हुए हैं JIT के, 2 दिन चूंकि इजाफी हैं इसमें, और आज वज़ीर आज़म साहब ने पहली बार खुल के JIT को चैलेंज किया है और अपने मुखालिफिन के हवाले से कहा है कि वो JIT की आड़ में छुप के, एहतसाब की आड़ में छुप के साजिश कर रहे हैं। अब मसला ये है कि JIT सिर्फ सिविलियन इदारों पर मुश्तमिल नहीं है, उसमें 2 सिक्योरिटी के इदारे भी, ISI और MI भी शामिल हैं, जो कि ज़ाहिर है कि फौज से भी कनेक्टेड हैं। जब आप ये कहते हैं कि आप एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि आप फौज के खिलाफ नहीं जा रहे, आप नहीं समझते कि फौज किसी साजिश में मुलव्विस है, और दूसरी तरफ आप पूरी JIT को कहते हैं कि वो उस लोग उसके पीछे छुप के साजिश कर रहे हैं। तो क्या सिक्योरिटी इदारों को भी निशाना बना रहे हैं, फौज को भी निशाना बना रही है शरीफ फैमिली नून लीग? इसमें गरीदा मैं ये बात जरूर कहूंगी कि मोहम्मद नवाज शरीफ वो शख्स हैं जिनके खिलाफ तारीख में भी साजिशें हुई और वो पूरी आवाम के सामने है। दूसरी उस चीज़ को वज़ीर आज़म ने, और ये साजिशें क्यों होती हैं वो वज़ीर आज़म आज खुद भी बयान कर चुके हैं कि जिस तरह तरक्की का पहिया पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक, पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन जो अनासर हैं वो नहीं बर्दाश्त करते, और जब पाकिस्तान के मकामी अनासर उनके साथ मिल जाते हैं तो असल में वो उन साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। और उसके साथ साथ ये मैं ज़रूर कहूँगी कि किसी भी शख्स को अगर वो ऐसी कोई हरकत हो रही है, कोई शख्स की अगर कोई ऐसी इंटेंशन है जो उसको एक इंस्टीट्यूशन के साथ मिलाना गैर मुनासिब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस JIT की तश्कील की, जो कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दी। सुप्रीम कोर्ट का इन अदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप नहीं होता, और सुप्रीम कोर्ट जब तश्कील देती है किसी भी
फोरम की, JIT की, तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें ये लिखा है कि वहाँ के जो हेड्स हैं वो नाम देंगे और उसमें से नाम पिक होंगे। फिर उसके बाद व्हाट्सएप कॉल की आपने देखा है कंट्रोवर्सी सामने आती है जिसको शरीफ फैमिली चैलेंज करती है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही ये बात जिक्र होता है कि हुसैन नवाज की जो तस्वीर लीक होती है वो भी इसी JIT के अंदर से होती है। ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है, लेकिन मामला ये भी है कि JIT में जितने भी इदारे शामिल हैं, बशमूल ISI और MI के, वो सब आर्टिकल 45 और आर्टिकल 119 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल कर रहे हैं। तो क्या सब साजिश में मुलव्विस हैं? मैं तो बिल्कुल उसमें जा ही नहीं रही कि कौन सी चीज किसके अहकामात के अंदर। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप इस JIT का 60 दिनों की कार्रवाई देखें तो इनके अंदर ये तमाम चीजें जो मैंने अभी उठाई और इसके अलावा जो चीजें हैं वो भी उठाई गई। और जब ये तो मैं ये कह रही हूँ कि जो इंडिविजुअल्स वहां बैठे हैं जी, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने उनके नाम जब दिए हों और जब वो नाम आए हों और जब अप्रूव हुए हों, नॉमिनेट हुए हों वो लोग, तो हो सकता है कि हर आदमी की बैड इंटेंशंस या हर आदमी की कड़ी किसके साथ जुड़ी है, किस चीज के साथ, वो तो उनको खुद सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम नहीं होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को शरीफ खानदान के तमाम तहफ्फुजात का नोटिस लेना चाहिए, ठीक है, था और जो कि मुस्तरद हुए। लेकिन हमारा ये कानूनी हक है और अभी भी जो कानून के मुताबिक JIT अपना फैसला देगी और कानून के मुताबिक ही फैसला देना पड़ेगा, क्योंकि कानून से तजावुज़। बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कराची के ज़िमनी इलेक्शन PS 114 के हवाले से बात करेंगे। जी वेलकम बैक। और अब बात करेंगे कराची के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 114, उसके लिए ज़िमनी इंतखाब की मुहिम जो है वो अपने पूरे उरूज पे पहुंच गई है। आज रात 12 बजे से उम्मीदवारों की जो इलेक्शन मुहिम है वो खत्म हो जाएगी। सियासी जंग भरपूर उरूज पे है। सवाल ये है कि जो नून लीग की साबिका नशिस्त थी PS 114, अब उसे कौन जीतेगा? इस सीट को अब जीतने के लिए जो बड़े और तगड़े उम्मीदवार मैदान में हैं उनमें पीपल्स पार्टी के सेनेटर सईद गनी साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामरान टिसोरी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून साहब हैं। उसके अलावा जमात इस्लामी ने भी अपना उम्मीदवार ज़हूर अहमद जदून और नून लीग ने अपना उम्मीदवार अली अकबर गुज्जर उनको मैदान में उतारा है। लेकिन जो बड़ा मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान करार दिया जा रहा है और इसमें एक अच्छा टफ टाइम देने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मैदान में है। बहुत इंटरेस्टिंग नशिस्त है ये। 2013 के इलेक्शंस का अगर जायजा लिया जाए तो उस वक्त इरफानुल मरवत साहब जिन्होंने नून लीग के टिकट पे यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, 2013 में 73,000 से 37,000 से ज्यादा वोटों से वो यहाँ से कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रही थी, उनके रऊफ सिद्दीकी साहब ने 30,000 से ज्यादा वोट लिए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इसरार अहमद अब्बासी वो तीसरे नंबर पे रहे थे और 13,000 वोट लिए थे। और इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी चौथे नंबर पर रही थी जिनके सज्जाद अहमद साहब ने सिर्फ 4,000 वोट यहां से लिए थे। ये 2013 के स्टैटिस्टिक्स हैं। लेकिन आज की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के एक बड़े तगड़े उम्मीदवार जो कि सेनेटर हैं सईद गनी साहब, वो मैदान में हैं और उनके दरमियान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामरान टिसोरी के दरमियान टफ फाइट की तवक्को की जा रही है। नतीजा क्या आएगा वो तो 9 जुलाई को सबके सामने होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून साहब भी पीपल्स पार्टी और MQM को टफ टाइम देने के लिए मैदान में है। आज चूंकि इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन था तो तमाम पार्टीज ने अपने बड़े बड़े हैवी वेट्स लीडर्स मैदान में उतारे थे। आज बिलावल भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी के जलसे में खिताब किया। शेख रशीद अहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में कराची में पहुंच गए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी एक बड़े जलसे का एहतमाम किया। PS 114 के तीनों बड़े उम्मीदवार इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। पीपल्स के सईद गनी साहब भी हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कामरान टिसोरी साहब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजीब हारून साहब हैं। सईद गनी साहब, कैसी है तैयारियां और उम्मीद क्या है और कितने वोटों से इस दफा आप लोग जीत लेंगे? आपको उम्मीद है 2013 में तो सज्जाद अहमद साहब सिर्फ 4,000 वोट ले सके थे। पहले तो मैं ये 4,000 वाली कहानी जरा क्लियर कर दूं कि आपको यकीनन पता होगा कि यहाँ जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है उसका सबब ये है कि इरफानुल्लाह मरवत पर धांधली का जो इल्ज़ाम था वो साबित हुआ
और जिस पोलिंग स्टेशन या जिस इलाके के पोलिंग पर धांधली हुई थी वो चनेसर गोट के पोलिंग स्टेशन थे और चनेसर गोट की जो यूसी है वो रवायती तौर पे पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है माजी में भी और आज भी, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारे जो वोट थे वो उस वक्त इरफानुल्लाह मरवत ने, वो जो हमारे यहाँ गैंगवार थी कि जो ग्रुप थे दो, उन्होंने एक ग्रुप ने एमक्यूएम को सपोर्ट किया था, दूसरे ने इरफानुल्लाह मरवत को सपोर्ट किया था। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी का सारा वोट जो है वो वहाँ टेक ओवर करके मरवत साहब के खाते में डाल दिया था। तो 4000 की जो फिगर है वो मैं समझता हूँ कि जो रिफ्लेक्शन दुरुस्त नहीं है पीपल्स पार्टी के वोटों की। 2015 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें पीपल्स पार्टी ने इस पूरे हल्के से, जिसमें 6 यूनियन कमेटीज हैं, 18,000 के करीब वोट लिए हैं। तो ये मैं समझता हूँ जो ताज़ा और रिसेंट एक पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो जो सारे तीर के निशान पर है, आपको बता दूँ। बाकी और दोस्त हैं जो बाद में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया वो अलग उसमें शामिल नहीं है। तो 18,000 वोट हमने लिए हैं और जो 66 नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं बल्दियात के, उन 66 में 22 पीपल्स पार्टी के हैं, जिसमें 2 चेयरमैन 2 वाइस चेयरमैन 18 काउंसलर्स हैं। मुत्तहिदा कौमी अपना पीटीआई के पास सिर्फ एक काउंसलर है आउट ऑफ 66 और मेरी इत्तला के मुताबिक नजीब साहब उसकी करेक्शन करेंगे कि शायद वो भी आजकल इनके साथ नहीं है, किसी और जमात के साथ है। लेकिन तो सर वेरी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने एक तो शेख रशीद अहमद साहब आज मैदान में उतर आए हैं और दूसरा इरफानुल्लाह मरवत भी नजीब हारून साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं उसकी बात भी नजीब साहब से करूंगी, लेकिन आपने कहा कि 2013 के इंतखाबात में धांधली हुई थी और इरफानुल्लाह मरवत साहब को एक गैंग ग्रुप सपोर्ट कर रहा था और मुत्तहिदा को दूसरा गैंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर धांधली हुई थी 2013 के इस इंतखाब में तो 37,000 पड़े थे इरफानुल्लाह मरवत को और 30,000 पड़े थे एमक्यूएम के रऊफ सिद्दीकी को। तो कामरान टेसौरी साहब, अगर धांधली नहीं होती, जो कि यकीनन नहीं होगी इस बार, तो फिर कितने वोट ले जाएंगे आप 9 जुलाई को? कामरान टेसौरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने इनके 200 वोट बढ़ा दिए। 2013 में इनको 3800 वोट मिले थे। दूसरी बात, ये जो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात में इनको 17,000 वोट मिले हैं, ये सरासर गलत बात है। इनके 11,000 वोट हैं बल्दियाती उसमें, और जो एक काउंसलर इनके साथ शामिल हुआ 6,000 वोट। तीसरी बात यह है, मैं अपनी बात खत्म कर लूं फिर आप जवाब दे दीजिएगा। आपकी मैंने तहम्मुल से सुनी, आप मेरी तहम्मुल से सुन रहे, हौसले से, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, आप उसकी तस्दीक कर दीजिएगा मेरी बात खत्म होने के बाद। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि देखें, इन्होंने चनेसर गोट की बात की, ये बात मानी जा सकती है कि चनेसर में पीपल्स पार्टी का होल्ड रहा है, हम इसको तस्लीम भी कर लेते हैं। लेकिन उसके अलावा वहाँ पर 5 और यूसीज हैं जहाँ पर कभी पीपल्स पार्टी का ना हमने वोटर देखा ना सपोर्टर देखा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस बार भी इनसे हमारा मुकाबला चनेसर गोट में ही होगा। बाकी 5 यूसीज में तो ना इनका वोटर है ना सपोर्टर है, ना कभी इन्होंने वहाँ कोई काम किया। ये अब उन 5 हलकों में, मंजूर कॉलोनी और 5 यूसीज में अब नजर आने लगे हैं। उससे पहले तो ये सिर्फ चनेसर गोट में ही नजर आते थे, जो कि हल्के की आवाम हर हल्के की कॉर्नर मीटिंग में कहती है कि हमने कभी सईद गनी साहब को मंजूर कॉलोनी में नहीं देखा, कभी आजम बस्ती में नहीं देखा, कभी अख्तर कॉलोनी में नहीं देखा, कभी एडमिन सोसाइटी में नहीं देखा। तो मैं समझता हूं कि उन तमाम 5 यूसीज में मुत्तहिदा पाकिस्तान का कमिटेड वोटर है। हमारी वो 5 यूसीज हमेशा हमारी रही हैं, हमारी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसा कि आपने बताया कि ये मुकाबला इरफान मरवत साहब और रऊफ सिद्दीकी साहब का था। अगर 17,000 वोटों की धांधली साबित हो भी गई तो इसका मतलब हमारा जो कमिटेड वहाँ वोटर है, ये सीट हमारी ही है। और हमें इस बार इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि अगर रेंजर्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस दफा जो तगड़ा मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान होगा। कामरान साहब, एक और अहम बात भी है कि एएनपी और मजलिस वादत मुस्लिमीन वो भी पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, लेकिन टफ टाइम देने के लिए नजीब हारून साहब भी बीच में मौजूद हैं। और मेरे पे भी टफ टाइम आया है कि मुझे एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नजीब हारून साहब से पूछेंगे कि उन्हें 9 जुलाई से क्या तवक्को है। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कराची में ज़िमनी इलेक्शन का मार्का PS 114 का सियासी मैदान कौन जीतेगा? नजीब हारून साहब, आपने सईद गनी साहब की बात भी सुनी, कामरान टेसौरी साहब की बात भी सुनी। आपको क्या तवक्को है, कितने वोट ले जाएंगे इस दफा? और आपकी भी गरीदा, आपकी भी सुनी। रिकॉर्ड को स्ट्रेट थोड़ा सा करते चले, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 13,000 नहीं, पीटीआई को 13,800 वोट मिले थे। दूसरा, जैसे आपने इनके 3800 वोट थे 2013 में पीपल्स पार्टी के,
और सईद गनी साहब के लिए कि उससे पिछले जो 2008 का इलेक्शन था उसमें 2500 वोट थे। तो तारीखी तौर के ऊपर जो पूरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की तारीख है, पीपल्स पार्टी के पास कभी भी यहाँ पे वोट नहीं आए, ये तारीख है। अच्छा, और चूंकि हम एप्पल्स को बाज़ औक़ात ऑरेंजेस से कंपेयर करते हैं, तो ये बल्दियात ये इलेक्शन और हैं, सूबाई और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस और हैं। दूसरी बात ये कि अभी जो सईद गनी साहब ने कहा कि पिछली दफ़ा 2 गैंग वॉर्स की तंजीमें थीं या लोग थे जो एक MQM को और एक इनको सपोर्ट कर रहे थे, इरफानुल्लाह मरवत को, जो कि अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। किसी को आज अच्छा, मैं इस पे भी आता हूँ ना, क्योंकि यकीनन मुझे नून लीग के इरफानुल्लाह मरवत साहब भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसी तरीके से मुझे फंक्शनल लीग के जो हैं सरदार अब्दुल रहीम भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। दीगर और तंजीमों पार्टियों के लोग भी, जो छोटी पार्टीज हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन का एक ये रिवायत होती है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आप सपोर्ट के लिए जाते हैं और सपोर्ट को कबूल करते हैं। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था कि मेरा गुमान है कि जो इनका कॉन्फिडेंस देख के सईद गनी साहब का, कि गालिबन वो दोनों गैंग वॉर्स इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है। हालांकि अगर देखा जाए तो इनका वोट बैंक वहाँ पे ना कभी था ना अब है, और जो हल्के की हालत अगर देखी जाए तो हल्का इस वक्त आसार कदीमा बल्कि मोइंजोदारो और हड़प्पा का नक्शा पेश कर रहा है, जो इस 2 दिन यही बात तो पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि जो वहाँ से जीते उन्होंने हल्के के लिए कोई काम नहीं किया। सईद गनी साहब, ऑल फिंगर्स पॉइंटिंग एट यू, क्या कहेंगे सर? ये तो आप मरवत साहब को बुलाइए और वो खुद ही जवाब देंगे। अच्छा, मैं बात मुकम्मल कर लूं जी। नजीब साहब, आपको तो टीवी पे मौका मिलता ही रहता है, और मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, क्योंकि इस दफा जो है वो मरवत साहब अपना जवाब देंगे। जो बात मैं जानता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की हालत है, और आप गरीदा जरूर अपने क्रू को भेजें अगर अभी तक नहीं भेजा है। मैं समझता हूं हमें पूरी कौम को शर्मिंदा और हमें शर्म से हमारे सर झुकते हैं कि जो हालत है वहाँ पे। नहीं सर, हमारे कैमरे वहाँ पे मौजूद है, हमारे कैमरे वहाँ पे मौजूद है। सर, मुझे अब आप तीनों से बारी बारी पूछना है, जो हल्के की वहाँ पर हालत है उसको ठीक करने के लिए आप लोग पूरी कौम को एक साल में क्या कर लेंगे कि जिसमें सईद गनी साहब दावेदार हैं करने दीजिएगा। सईद गनी साहब, एक तो तमाम एतराज़ात आपकी तरफ आ रहे हैं, दूसरा जनरल इलेक्शंस में सिर्फ 1 साल रह गया है, तो 1 साल में हालत कैसे बदल देगी पीपल्स पार्टी? पहले तो मुझे बड़ी हैरत होती है जो कि 9 साल में जिनको इस इलाके का, अब ये चुप नहीं करेंगे, इनके साथ ये बड़ा प्रॉब्लम है, इनका बाइक बंद करना, ये बोलते रहेंगे बीच में। देखिए, एक तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जिन लोगों को ये जरूरी है नहीं पता, क्योंकि सईद गनी साहब जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उससे पूछते हैं क्या तुम हल्के से हो या नहीं, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, इसलिए क्योंकि आपसे हल हुआ नहीं। मैं बात करूं, मैं क्या करूं? नजीब साहब, सईद साहब को जरा जवाब दें। बोलते रहेंगे इनका माइक बंद करें। सईद साहब, आप माइक बंद करिए। माइक तो बंद नहीं हो सकता सर, हम किसी पर ये बैन नहीं लगा सकते, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो नहीं रिक्वेस्ट करें ना उनको। नजीब साहब, जरा सईद साहब। अच्छा, आप गो अहेड, आप फरमाइए। ठीक है जी, फरमाइए। गलत बयानी करते हैं तो माजरत। अब मैं गलत नहीं कर, आप झूठ बोलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं क्या झूठ बोला है अभी, मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं गरीदा, आज इस चनेसर गोट में गैंगवार तो क्या एक आदमी भी ऐसा नहीं है जो उस गैंगवार का ग्रुप का जो है ना यहाँ पे हयात हो, या तो पूरे हो गए हैं या पे जेलों में पड़े हुए हैं। गैंगवार की कोई कहानी हल्के के अंदर बाकी नहीं रही है। दूसरी बात यह है कि मुझे हैरत है कि वो लोग जिनको इस हल्के की कख नहीं पता, अगर इनको मैं एक गली में छोड़ दूं उनको दूसरी गली से निकल के देखो, ये निकल नहीं सकते उस गली से बाहर। ये लोग मुझे ये बता रहे हैं कि सईद गनी कहीं जाता ही नहीं है। चलें, वो लोगों पे मैं छोड़ देता हूँ। टिसोरी साहब की मालूमात के लिए जरा इनको मैं कहूँगा जरा पता कीजिएगा, आजम बस्ती की यूसी से पीपल्स पार्टी ने कितने वोट लिए हैं, अख्तर कॉलोनी से कितने लिए हैं, मंजूर कॉलोनी से कितने लिए, हमारे जो काउंसिलर 4 खड़े हुए थे वहां से पता कीजिए कितने वोट लिए। अब इल्म में नहीं है, हमने 18,000 के लगभग वोट यहाँ से लिए, 11,000 नहीं मेरे भाई, जरा दोबारा कैलकुलेशन कर लो। 11,000 वोट पीटीआई और जमात इस्लामी के मिला के हैं, जो ये दोनों जमातें लड़ी थी। आपकी मालूमात के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी गुजारिश ये है कि यहाँ पर एएनपी, जेयूआई, जेयूपी, सुन्नी तहरीक, एमडब्ल्यूएम, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान किया, जिसमें पीपीआई भी शामिल है। तो 6 जमातें जिनका थोड़ा बहुत असर और रसूख इस हल्के के अंदर है, वो पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मेरी सिर्फ अर्ज इतनी है कि अगर अल्लाह ने चाहा, जिस तरह की सूरत नजर आ रही है, तो धांधली का इम्कान मुझे नजर आता नहीं है। जिस तरह रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट हो रही है, जिस तरह और इलेक्शन कमीशन इंतजाम कर रहा है, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा।
इंशाअल्लाह ताला अगर एमक्यूएम के वो जो रवायती हथकंडे हैं, जो ये माफिया के तौर पे काम करते हैं, जिस तरह ठप्पे लगाते हैं और पहले से लोगों से बुकें लेके वो दिन को भुगताते हैं, अगर हम वो रोकने में कामयाब हो गए इंशाल्लाह ताला हम भी रोकेंगे और इलेक्शन कमीशन भी कोशिश कर रहा है। आप एक तरफ रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट पे एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं, फिर एमक्यूएम को माफिया भी कह रहे हैं, ठप्पा माफिया कह रहे हैं। कामरान टेसौरी साहब क्या जवाब देंगे? ना मैं नहीं, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है सर, कामरान साहब को जवाब देने मैं बोलूं इजाजत सारी दुनिया जानती है। वैसे भी देखें, ये अब माइक बंद कराने की धमकियां दे रहे हैं मीडिया के सामने। मैं क्या कह सकता हूँ, हुकूमत में है हम, मैं तो डर गया हूँ। अभी माइक बंद करा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बंद कराएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए, इन्होंने इतनी सारी सियासी जमातों के नाम लिए जिन्होंने इनकी हिमायत कर दी है। तो मैं कहता हूं अगर इतनी सारी जमातों ने इनकी हिमायत कर दी तो फिर पीपल्स पार्टी का वोट कहाँ है? अगर उन्हीं सबसे इन्होंने हिमायत लेनी थी। आधी सियासी जमातों की हिमायत हमारे नजीब भाई को कर दी, पीटीआई को, तो इसका मतलब सारी सियासी जमातों में से आधी इनके पास है, आधी इनके पास। तो इसका मतलब मुत्तहिदा का मुकाबला तमाम सियासी जमातों के साथ इस हल्के में है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि हमारा अपना कमिटेड वोटर है। इनके साथ 6 सियासी जमातें हैं, 5 इन्होंने नाम गिनवाए हैं। मैं यहाँ किसी का नाम नहीं गिनवाऊंगा। मुत्तहिदा पाकिस्तान अपना इलेक्शन लड़ेगी और आपको जीत के दिखाएगी। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि जब इन्होंने इतने काम किए और इतनी मेहनत की और 9 साल से ये कह रहे हैं कि वहाँ पे इन्होंने काम किया, पैदाइश भी इनकी माशाल्लाह वहाँ की है, तो उसके बाद इनको इतनी सारी सियासी जमातों की हिमायत की क्या जरूरत थी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान टेसौरी, नजीब हारून साहब, सईद खनी साहब। 9 जुलाई को फैसला हो जाएगा कि कराची का PS 114 किसका सियासी मैदान है। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। I'll see you tomorrow। अल्लाह हाफ़िज़।